अस्सलाम वालेकुम एसीसी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा एसीसीए F3 चैप्टर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने स्टार्ट किया था और इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 का और इसका हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में इनका फॉर्मेट देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स कैसे बनी होती है, इनका फॉर्मेट क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसका ओवरव्यू लिया था इन सारी स्टेटमेंट्स का और इसमें हम इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज द प्राइमरी स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके बैलेंस शीट ये क्या होती है, ये सबसे पहले बनाई जाने वाली स्टेटमेंट है। सबसे पहले किसी भी बिजनेस में सबसे पहले यही स्टेटमेंट बनाई जाती है ईयर एंड पर, ठीक हो गया। और ये पॉइंट इन टाइम यानी कि जो हमारे पास इस वक्त इंफॉर्मेशन है ना वही देती है कि हमारे पास इस वक्त बिजनेस किस स्टेज पर खड़ा है, हमारे पास बिजनेस क्या प्रॉफिट में है, क्या लॉस में है, क्या हमारे पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे हैं या नहीं है, ये सब कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स एसेट्स, ओन्ड, लायबिलिटीज और एंड कैपिटल इक्विटी बैलेंस। मतलब इसमें क्या क्या होता है, कितने हमने एसेट, हमारे पास कितने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, ये सब कुछ देखा जाता है। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, और एक कैपिटल इक्विटी बैलेंस। मतलब कैपिटल बोलते हैं जो ओनर ने अपना पैसा बिजनेस लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया होता है, बिजनेस में लगाया होता है अपना पैसा, उसको बोलेंगे कैपिटल। ओके, एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज समटाइम्स रेफर टू एज द बैलेंस शीट, और इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, द फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंपनीज नेट वर्थ एसेट माइनस लायबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये किसी भी कंपनी की नेट वर्थ है, टोटल वैल्यू है इसकी, कंपनी की टोटल वैल्यू, इसकी टोटल कीमत, अगर कंपनी को बेचें तो ये इतने की बिकेगी, इसकी टोटल वैल्यू है इसकी। ये कैसे निकलेगी, नेट वर्थ एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल नेटवर्थ आ जाती है फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एंटिटी एट अ पर्टिकुलर डेट। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, जितनी भी इक्विटी होती है, कैपिटल होता है, उन सब को हम कैरिंग अमाउंट पर दिखाते हैं, जो उनकी करंट वैल्यू है ना उस पर दिखाया जाता है इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल, जो हमने पैसा इन बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उससे जो एसेट्स लिए थे, क्या उनसे अच्छी तरह से हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, उनसे अच्छी तरह से आउटपुट ले रहे हैं, उसको बोलते हैं एसेट्स का, रिसोर्सेज का कंट्रोल। ठीक हो गया, रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्या हमारे पास टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बोलते हैं ऑब्लिगेशन ओड। ऑब्लिगेशन मतलब कर्जा कितना है हमारे बिजनेस पर, कितना हमने लोन लिया हुआ है और कितना लोन दे दिया है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। ओनर्स कैपिटल और इक्विटी, हाउ द बिजनेस इज फाइनेंस्ड। ओनर ने कैपिटल लगाया है, इक्विटी लगाई है, बिजनेस को कैसे उसने शुरू कैसे किया है, कितना देकर पैसे, कितने पैसे देकर उसने इन्वेस्ट किया है और आज वो कहां पर खड़ा है, आज की वैल्यू क्या उसकी क्या है। ये है इसका ओवरव्यू और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इस तरह बनती है। तो चलिए इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम या पार्टनरशिप जिसके नाम पर है, जो भी बिजनेस जिसके नाम पर है, चाहे वो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है या फिर कंपनी है, ये हमने लिए सोल ट्रेडर के लिए। किसके लिए लिए, ये कौन सी किसकी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सोल ट्रेडर की, ये सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बाकी जो ये सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये पार्टनरशिप की और सोल ट्रेडर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी अलग होती है, उसके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं, स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग हैं, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 में, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये देखिए कि स्टेटमेंट्स कैसे बनी होती हैं। स्टेटमेंट एसओएफपी बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आता है हमारे पास इसका नाम लिखेंगे कंपनी का, ज़ारा क्राफ्ट्स, फिर हमने इसका टाइटल लिखना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2x5। ठीक हो गया, किस ईयर एंड के लिए 31 दिसंबर 2x5 के लिए, ये वाली एसओएफपी। नाउ फिर हमारे पास
एक साइड पे आ जाएगी एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। इस कॉलम में तीन चीजें आएंगी, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। फिर हमारे पास यहाँ पर अमाउंट्स आएंगी और टोटल अमाउंट। ठीक हो गया। सो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ये सब इनको बोलते हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो एक साल से ज्यादा तक का प्रॉफिट्स दें, एक साल से ज्यादा तक चलें, ठीक हो गया, 4, 5, 10 साल चले एसेट्स, और उनसे हम प्रॉफिट्स जनरेट करें, उनसे हम काम लेते रहें। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इक्विपमेंट है, कोई चीज हमने अपनी ऑफिस में लेके रखी है, चेयर, टेबल्स, लैपटॉप वगैरह, ये सब कुछ क्या होते हैं? ये इक्विपमेंट होते हैं। मोटर व्हीकल, गाड़ियां वगैरह जो होती हैं, ये भी क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म में होती हैं। ठीक हो गया। तो इनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर इसके बाद आती है नॉन करंट एसेट्स के बाद आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगी? इन्वेंटरीज आ जाएंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये सब चीजें आती हैं करंट एसेट्स में। क्योंकि इन्वेंट्री भी हमारी एक साल के अंदर चली जाती है, क्योंकि ऑब्सोलेट होने का खतरा होता है। इन्वेंट्री कोई फॉर एग्जांपल आपको फ्रूट की शॉप है, तो फ्रूट क्या होता है? ऑब्सोलेट हो जाता है, वो तो डेली बेसिस पर बिक जाता है। इसी तरह दुकानों में भी जो चीजें होती हैं वो एक्सपायर होने का खतरा होता है, और वो भी एक साल के अंदर बिक जाती हैं, उनको बोलते हैं इन्वेंट्री। ऐसी कोई चीज आपकी जो एक साल के अंदर अंदर आपको कैश दे जाए और सेल हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? इन्वेंट्रीज। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, किसी को हमने उधार पर चीजें दी हुई है, ठीक हो गया, और उन्होंने हमें इस साल पेमेंट करनी है, तो उनको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। फिर प्री पेमेंट, अगर हमने कोई एडवांस किराया दे दिया है, हमने कोई बिल भर दिया हमने एडवांस में, कोई परचेजर को हमने दे दिया है, परचेजर जिसे हम परचेज करते हैं, जिसे सप्लायर को हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो उसको बोलेंगे प्री पेमेंट्स। ठीक होगा। तो वो भी किसमें आ जाएंगी? करंट एसेट्स में आ जाएंगी। और कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, जो हमारे पास अभी फिलहाल कैश है, उसको वो भी किसमें आएगी? करंट एसेट्स में आएगी। ठीक हो गया। ये टोटल हमारे पास क्या जाएगा? करंट एसेट्स, और टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएंगी ये वाली। ठीक हो गया, 252,000। ये वैल्यूज चेंज होती हैं, ये बिल फिलहाल ऐसे ही वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास कैपिटल। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करवाया, और रिटेन अर्निंग्स, जो ओनर ने पैसा लगाया था उसको जो प्रॉफिट मिला है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक हो गया। और ये टोटल कैपिटल आ गया हमारे पास 183,000। फिर आ गया हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। कौन से होते हैं? लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जो एक साल से ज्यादा तक लोन रहते हैं, और उनको हम देते रहते हैं, लोन चुकाते रहते हैं। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में बैंक लोन आ जाएगा, लैंडर्स वाला आ जाएगा लोन, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएंगे? ट्रेड पेएबल्स, अगर हमने सप्लायर्स को इस साल पेमेंट करनी है एक साल के अंदर, तो किसमें आ जाएंगे? ट्रेड पेएबल्स करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी। एक्रूअल्स, एक्रूअल का मतलब होता है कि हमें कोई खर्चा अभी एक साल के अंदर कोई खर्चा होने का अंदेशा है, मतलब वो खर्चा हुआ नहीं है, वो एक्सपेंस हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो एक्सपेंस होगा, हमें उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये होगा, तो उसको हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग का रूल है कि आप लोगों ने एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड करना है, तो उसको बोलेंगे एक्रूवल्स। वो भी किसमें आ जाएंगी? करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी। एंड देन देयर आर ओवरड्राफ्ट्स, हमारे जो लोन्स है उनको भी, वो भी किसमें आ जाएंगे? ओवरड्राफ्ट्स, ये आ जाएंगे करंट लाइबिलिटीज में। सो ये टोटल करंट लाइबिलिटीज आ गई, और टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज 252,000 आ गए हमारे पास। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक रूल है कि जब भी आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो आप लोगों के लिए ये एक रूल है कि टोटल एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे टोटल कैपिटल एंड टोटल लाइबिलिटीज के। टोटल एसेट्स की वैल्यू टोटल कैपिटल और टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू के इक्वल होगी हमेशा। ये अगर ये इक्वल लेंगे, तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस होना। तो अगर ये दोनों वैल्यूज एक आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई। आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में और डिस्कस करते हैं। टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहले हमने इसका टाइटल लिखा, एंड शोज द क्लोजिंग पोजीशन ऑफ ज़ारा's एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, बैलेंस एट द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर X4, यानी कि जो भी X4 के एंड पर बैलेंस आया हमारे पास, लायबिलिटीज कितनी रह गई है, कैपिटल कितना रह गया, एसेट कितने रह गए हैं, ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है हमें? क्लोजिंग ईयर बैलेंस बताती है। क्या बताती है? कैरिंग अमाउंट बताती है। आगे हमारे पास क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स आते थे इसमें फाइनेंशियल पोजीशन में। सो एसेट कम फर्स्ट ऑन द ज़ारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट ज़ारा इंटेंड टू यूज जनरेट प्रॉफिट और मोर देन 12 मंथ्स। नॉन करंट एसेट्स वो वाले होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जिनसे हम 12 महीने से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दे इंक्लूड वर्कशॉप एंड शॉप दैट ज़ारा ऑक्यूपाइज इक्विपमेंट आइटम मोटर व्हीकल।
जिसमें अब हमारे पास गाड़ियां, इक्विपमेंट, ये सब कुछ शामिल होते हैं। फिर करंट एसेट्स में क्या होता है, करंट एसेट्स की डेफिनेशन है, दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कंज्यूम बाय द बिजनेस विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। ऐसे एसेट्स जिनको हमने एक साल के अंदर बेचकर उससे उसको कैश में एक्सचेंज कर लेना, ठीक हो गया। और इन्वेंटरीज कर दी आर गुड्स दैट ज़ारा विल यूज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और विल सेल इन द फ्यूचर, जिसको हम या तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे गुड्स को, या फिर उनको सेल कर देंगे एक साल के अंदर अंदर, ठीक हो गया। एंड देन ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट ओड बाय द कस्टमर्स फॉर गुड्स और सर्विस रिसीव्ड एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड आफ्टर द पीरियड एंड, के वो अमाउंट जो हमें इस साल मिलने के चांसेस हैं उनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। प्रीपेमेंट्स, कोई भी एक्सपेंस हमने पे कर दिया एडवांस में, उसको बोलते हैं प्रीपेमेंट्स। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड इंक्लूड मनी ज़ारा होल्ड इन बैंक अकाउंट और ऑन इट्स प्रेमिसेस। अब एक चीज आपने नोट करके रखनी है कि करंट एसेट्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन ऑर्डर इन विच दे कैन बी टर्न इनटू कैश मोस्ट इजीली। करंट एसेट्स को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उन सबसे पहले हमने क्या लिखना है, उनको लिक्विडिटी की बेस पर लिखना है कि जिसको हमने कैश में मोस्ट इजीली कन्वर्ट कर किया जा सके। तो कैश में मोस्ट इजीली कन्वर्ट करने का मतलब है इंक्रीजिंग लिक्विडिटी ऑर्डर, जिस चीज को हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी लिक्विडिटी उतनी ही ज्यादा होगी फॉर कन्वर्जन इनटू कैश। कैश में कन्वर्ट होने के लिए इन्वेंट्री टाइम लेती है, लॉन्गेस्ट टाइम लेती है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स ये कम टाइम लेते हैं, ठीक हो गया। जबकि कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, जो कैश होता है वो पहले कैश में कन्वर्ट हुआ होता है, वो बहुत ही मोस्ट लिक्विड एसेट है, ठीक हो गया। ये याद रखने के लिए, बस समझने के लिए था, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल इज द ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, यानी कि ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा शुरू में लगाया था उसको बोलते हैं कैपिटल का, कैपिटल ओनर का पैसा बिजनेस में जो उसने शुरू में लगाया। इट कंप्राइजेस कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, एनी प्रॉफिट्स जनरेटेड माइनस एनी ओनर्स विड्रॉल। फिर इसमें क्या आ जाएगा कि कोई भी ये जो रिटेन प्रॉफिट्स हमने निकाले हैं, रिटेन प्रॉफिट्स ये कैसे निकलते हैं, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है हमें बिजनेस में, फाइनेंशियल पोजीशन में हमें बिजनेस प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम ओनर को जाएगा वो प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से हमने उसका जो उसने साल में अपना विड्रॉल्स दिया है ना, विड्रॉल्स, ठीक हो गया, अपनी क्या नाम है ड्रॉइंग्स निकालेंगे, अपने जाती खर्च के लिए पैसे निकाले हैं बिजनेस में से, उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, तो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट आ जाएंगे, बाकी बचे हुए प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। For Zara capital brought forward, it is the capital from previous years that has been kept in the business. In a liberty company's financial statement, capital is called equity. कंपनीज में कैपिटल बोलते हैं इक्विटी को, कंपनी में क्या बोलते हैं कैपिटल को, इक्विटी को, यानी कि शेयर होल्डर के पैसे को क्या बोला जाता है, इक्विटी। कंपनी में कौन पैसा लगाता है, शेयर होल्डर्स लगाते हैं ना, वो शेयर होल्डर्स खुद तो काम करते नहीं है बिजनेस में, ठीक हो गया, वो पैसा देते हैं और डायरेक्टर्स को हायर करते हैं और फिर वो डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, और वो शेयर होल्डर्स के पैसे को हम कंपनी में बोलते हैं इक्विटी। जबकि इसमें क्या बोलेंगे हम इसको, इसका प्रीवियस, इसका ब्रॉड फॉरवर्ड, कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या बोलेंगे, कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के केस में बोलेंगे कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड, जबकि कंपनी के केस में क्या बोलेंगे, इक्विटी। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज, वही लाइबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा चले, ठीक हो गया। ऐसा कर्जा जो 12 महीने से ज्यादा चले उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, ठीक हो गया। करंट लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर सेटल हो जाए, 12 महीने के अंदर सेटल हो जाए। फिर हमारे पास है ट्रेड पेबल्स, ओड बाय ज़ारा टू इट्स सप्लायर फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड व्हिच इट विल पे आफ्टर द पीरियड एंड। जो हमने सर्विसेज ली हैं, कोई चीज परचेज की है, कोई गुड्स परचेज की हैं, ठीक हो गया, अपने सप्लायर से, उसको हमने एक साल के अंदर, इस साल जो ईयर एंड है इसके अगले ईयर एंड में हमने इसको एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी है, तो उसको बोलते हैं कि ट्रेड पेबल्स। ये किस में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज में। एक्रूअल्स, other expenses incurred that have not yet been paid for invoiced, ऐसे एक्सपेंसेस जो भी तो इनकर ही हुए ना, ऐसे एक्सपेंसेस जो भी तक नहीं हुए, ठीक हो गया, और ना ही उनको पे किया गया है, तो उनके लिए ना ही इनवाइस बनी है, तो उसको बोलते हैं एक्रूअल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव बैलेंस ऑन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पर आपका नेगेटिव बैलेंस है, ज़ारा में नॉट प्लान टू रिपे द ओवरड्राफ्ट फॉर सम टाइम बट इज treated as a current liability because the bank could demand it to be cleared at any time। ज़ारा ओवरड्राफ्ट हो चुकी है बैंक से, यानी कि उसने अपना इस साल का लाइबिलिटी लोन नहीं दिया, ठीक हो गया, किस्त नहीं दी उसने अदा की, तो उस किस्त को हम इस साल क्या करेंगे, एक साल की किस्त उसने अदा नहीं की, तो उसको हम करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। हो सकता है कि बैंक कभी भी उसको मांग सकता है और उसको वो अदा करनी पड़े।
टोटल एसेट्स शुड इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड टोटल लायबिलिटीज। बैलेंस शीट का क्या असूल होता है कि टोटल एसेट्स इक्वल होने चाहिए टोटल कैपिटल और टोटल लायबिलिटीज के। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन द अबव एग्जांपल्स इज फॉर सोल ट्रेडर। ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट पढ़ी है, ये किसकी है? सोल ट्रेडर के लिए है। और लिमिटेड कंपनी के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसका क्राइटेरिया कोई मुख्तलिफ होती है, स्लाइटली डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज कवर्ड इन चैप्टर 15। ये जो है हम इसको चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड कंप्रीहेंसिव इनकम, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका हम देखते हैं फॉर्मेट देखते हैं। ठीक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर एज सिंगल स्टेटमेंट और एज टू स्टेटमेंट्स। इनको हम सिंगल स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं और इसकी दो स्टेटमेंट्स में बनाई जा सकती हैं और एक स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है इसकी। ठीक हो गया। सो सिंगल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टू स्टेटमेंट्स। सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस और दोनों होती है। ठीक हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होती है और उसमें प्रॉफिट और लॉस भी होता है, लेकिन टू स्टेटमेंट्स में क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस अलग होती है स्टेटमेंट और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अलग होती है जो प्रॉफिट से शुरू होती है। ठीक हो गया। जो प्रॉफिट से शुरू होती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। However, only companies are required to present other comprehensive income. Although sole traders and partnership may choose to do so. मतलब तमाम बिजनेस एंटिटीज, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाने की जरूरत नहीं होती और प्रॉफिट और लॉस को बनाने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। लेकिन अगर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप चाहे तो इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये उनकी मर्जी होती है, लेकिन कंपनीज के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल है कि उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी ही बनानी है। ठीक हो गया। स्टेटमेंट। सो डेफिनेशन क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज अ प्राइमरी फंक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजिंग एन एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अ ईयर। कि हमने ईयर में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ये सब इसमें होगा, हमें पता चलेगा। इसमें क्या नाम है, प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट में पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया हमने। और दिस स्टेटमेंट कंप्राइजेस trading transactions, sales less cost of sale, gross profit, all other items of income and expenditure relating to business activities. It shows the profit or loss for the period after taking accounts of all the items expenditure, excluding components of other comprehensive income. So other comprehensive income क्या होती है? इसमें क्या कौन कौन से आइटम आते हैं? Consist of item, income and expense which are not recognized in statement of profit or loss. ऐसी इनकम जिसको हमने प्रॉफिट और लॉस में नहीं शो कर सकते उसको हम करेंगे किसमें शो? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कौन सी आइटम्स हैं। While various items of income and expenditure are treated as other comprehensive income, the only item you are likely to encounter in the FA exam is surplus arising on the revaluation of property. This is not recognized in profit and loss because it is not realized profit or realized cash। ठीक हो गया। मतलब क्या है इसका कि हमने हमारे पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यूज हर साल वैल्यूड होती है, रिवैल्यूड होती है। ठीक हो गया। रिवैल्यू किया जाता है प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को। ठीक हो गया। उनको दोबारा उनकी वैल्यूएशन करवाई जाती है, पता चलाया जाता है कि क्या कंपनी की वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवैल्यू हुई है या रीवैल्यू हुई है। ठीक हो गया। उसमें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया है। सो जैसा कि ये कोई कैश नहीं आता, इसमें कैश नहीं आता, सिर्फ एक प्रॉफिट आता है कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी कम हो गई है। ठीक हो गया। सो इसलिए इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम कहां काउंट करते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। Other comprehensive income must be presented by companies. However, sole trader and partnership may also choose to include this information. The following example. कंपनीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को लाना बहुत जरूरी है क्योंकि टैक्स के लिए बहुत जरूरी होता है। टैक्स इनको पे करना पड़ता है कि जब ये की प्रॉपर्टीज रिवैल्यू होती है। लेकिन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई केस नहीं है। अगर वो बनाना चाहे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट तो बनाए, वरना ना बनाए। ठीक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ चैप्टर 15 discuss the required presentation of statement of profit and loss under comprehensive income for companies in accordance with the पीछे भी बताया हमने आपको कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी वो क्या था, किसके लिए थी? जो हमने फॉर्मेट उसका पढ़ा है वो किसकी थी? पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के लिए, वो कंपनीज की देनी थी। इसी तरह ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं नीचे आपको हम ये बताएंगे
ज़ारा क्राफ्ट का P&L, ये भी सिर्फ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए, कंपनीज के लिए अलग केस है, उसको हम चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी पहले आएगा टाइटल, नाम आएगा पहले, फिर टाइटल आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर X4। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, इनकम आता है, एक्सपेंस आता है और प्रॉफिट आता है। इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट तीन चीजें आती हैं। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने सेल्स से जो भी रेवेन्यू कटा हुआ है, जो रेवेन्यू आया है वो लिखेंगे पहले, सेल्स से जो भी रेवेन्यू आया है वो लिखेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में आती है ओपनिंग गुड्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक हो गया। क्लोजिंग ईयर की जो हमारे पास गुड्स होगी। ठीक हो गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल आगे जाके आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसमें से लेस करते हैं, सेल्स में से हमारे पास आता है फिर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद अदर इनकम, जो भी कोई और इनकम है आपके पास, उसको इसमें ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, और वो हमारे पास है प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसके पास आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे, सैलरीज को, रेट्स को, इंश्योरेंस को और दूसरे कोई भी एक्सपेंसेस है उनको लेस करके हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद हम इसमें से फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि जो हमने लोन लिया है, लोन उसका जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। फिर इसके बाद में हमने इसमें से टैक्स को माइनस करना है, जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आगे पे आ जाएगा P&L, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक होगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। अब ये प्रॉफिट आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, OCI। ठीक हो गया। इसमें गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया। और एक दूसरा होता है एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन, मतलब हम अगर तो किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर हमने आज एक कोई चीज बेची है $5 की, और $5 हमारे पास कितना था? हमारे पास 270 था। ठीक होगा। $5 को अगर हम PKR में कन्वर्ट करें तो वो एक डॉलर हमारे पास 270 था। ठीक हो गया। आज $1 हमारे पास था 270, लेकिन अभी जब हमने इसको सेल किया था तो उस वक्त वैल्यू का डॉलर की 270, लेकिन जब अभी हम ईयर एंड पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की, और आज इसकी कीमत हो गई है 280, तो जो ये रिवैल्यूएशन आया है, 10 का रिवैल्यूएशन आया है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कोई उसने एक्स्ट्रा पैसे नहीं हमें दिए, उसने हमने $1 से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाए, लेकिन अभी इसकी वैल्यू इतनी होगी है, वैल्यूएशन बढ़ गई है, इसलिए हम इसको इसमें काउंट कर देते हैं। सो ये टोटल रिवैल्यूएशन हो जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये हमारे पास 34,000 लास्ट पार्ट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट आ गया और ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई। ओके। इसमें भी हमारे पास पहले टाइटल होता है। ठीक हो गया। टाइटल हम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स कौन सी? इज द इनकम जनरेटेड बाय ज़ारा's नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स ज़ारा सेल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक हो गया। गुड्स की जो कॉस्ट है, गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट लगी है, उसको बेचने में जो कॉस्ट लगी है, वो सब इसमें से माइनस होगी। इट इंक्लूड्स परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड, ओपनिंग, क्लोजिंग, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट। ठीक हो गया। इसमें इन्वेंटरीज की एडजस्टमेंट भी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेल्स की भी होती है। ठीक हो गया। तो बाद में आप लोग स्टेज में पढ़ेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट सरप्लस, जो प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट वो मेड फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इट वुड बी ग्रॉस लॉस इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सीड सेल्स रेवेन्यू। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COS बढ़ जाती है सेल से, रेवेन्यू से, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये लॉस हो जाएगा। कौन सा लॉस? ग्रॉस लॉस हो जाएगा। कौन सा लॉस? ग्रॉस लॉस। अदर इनकम, दिस इज इनकम जनरेटेड बाय बिजनेस फ्रॉम एनीथिंग अदर देन इट्स नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अदर इनकम क्या होती है? हमने हमारा जो मेन बिजनेस है ना, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं, जो मेन बिजनेस है हमारा, चाहे वो शॉप है, चाहे वो हमारे पास क्लीनिंग का काम है, चाहे हमारे पास सर्विस का काम है, जो भी हमारा मेन काम होगा जिससे हम पैसे जनरेट करते हैं, बिजनेस हमारा जो मेन होगा उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक होगा। ट्रेडिंग एक्टिविटीज। उसके अलावा जो हो गया, अगर हमने कोई फाइनेंस का काम करा, फाइनेंस यानी कि हमने कर लिया, ट्रेडिंग कर लिया है, हमने कोई प्रॉपर्टी दे दी है रेंट पर, ये सब क्या हो जाएंगी? अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो जाएंगी। ठीक हो गया। सो दिस कैन इंक्लूड एनी इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ज़ारा's बैंक डिपॉजिट। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कॉस्ट इंकर्ड इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे जो खर्चा होता है, लाइट का खर्चा हो गया, और वैसे छोटा मोटा जो खर्चा होता है वो होते हैं एक्सपेंसेस में होते हैं। ठीक हो गया। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम आफ्टर ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस हैव
बीन पेड। प्रॉफिट वही होता है जब तमाम एक्सपेंसेस को पे कर दी जाए, तमाम कॉस्ट निकाल दी जाए, तो प्रॉफिट से वो प्रॉफिट फिर निकलता है रेवेन्यू से। ठीक हो गया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी हमने पढ़ लिया इसको। ठीक हो गया। आगे हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कौन सी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? सो द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज is primary statement that shows an overall view of inflows and outflows। किसका इनफ्लो और किसका आउटफ्लो? कैश का। ओवर द पीरियड एंड द बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ पीरियड कंपेयर्ड विद द बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। हमारे पास इस साल के शुरू में कितने पैसे थे, इस साल के एंड पर कितने पैसे हैं, उन सब को क्या करना? कंपेयर करना और ये पता लगाना कि क्या कैश को हमने सही जगह पर इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करके उसको सही तरह से हमने मैनेज करके चलाया है और उसको सही तरह ऑपरेट किया है, उसको कंपैरिजन करना। वो कौन सा कहां पर होती है, कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए तैयार होती है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंपनीज ओनली। और ये सिर्फ कंपनीज के लिए होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सिर्फ कंपनीज के लिए होती है और ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। इट शोज कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लो दैट ऑलरेडी टेकन प्लेस। जितना भी कैश चला गया है, जितना भी कैश आया टोटल में, उसको हमने देखना होता है। यूजर कैन सी वेयर कैश इज इन द बिजनेस हैज कम फ्रॉम एंड हाउ इट हैज बीन स्पेंट। और जो यूजर्स होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि आपके पास जहां से पैसा आया, आपने क्या उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट किया है और उससे रिटर्न कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। कैश पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। कैश की पोजीशन को मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक हो गया। इफ द बिजनेस रन आउट ऑफ अ कैश इट कैन नॉट सर्वाइव इवन दो इट इज मेकिंग प्रॉफिट। बेशक बिजनेस प्रॉफिट को कमा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चल सकता। ओके। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्लासिफाइज द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कैश को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। पहले तो फाइनेंसिंग, पहला फाइनेंस करना के पैसे का आना, फिर उसको इन्वेस्ट करना, किसी चीज जगह पर इन्वेस्ट करके उसको ऑपरेट करके फिर उससे प्रॉफिट कमाना। ठीक हो गया। फिर उससे प्रॉफिट कमाना। ओके। ये है कैश फ्लो का पूरा कैटेगरी। ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पहले हमारे पास है ये पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हमारे पास हमने सप्लायर्स कस्टमर से कैश रिसीव की, फिर हमने सप्लायर्स को और एम्प्लॉइज को कैश पे कर दी, फिर हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ जाएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हमने इसमें से इंटरेस्ट पे किया और इनकम टैक्स पे की, तो हमारे पास नेट कैश आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने अपने बिजनेस को जब चलाया है तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और उसको जो हमने सेल की, फिर उससे हमने जो एक्सपेंसेस है उनको माइनस किया, सप्लायर्स को पैसे दिए, एम्प्लॉइज को पैसे दिए और इंटरेस्ट पे किया, इनकम टैक्स पे किया और हमारे पास नेट कैश आ जाएगी। ओके। आगे आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये जो नेट कैश आई है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब आती है इन्वेस्टिंग से। ये कहां से आती है? इन्वेस्टिंग से। हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक हो गया, कोई इक्विपमेंट परचेज की है, उससे हमने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और उससे प्रॉफिट कमाना है हमने। ठीक हो गया। फिर आती है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिविडेंड पेड, ये सब कुछ इसमें आता है। ओके। ये था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसका टाइटल वही है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ज़ारा's ग्राफ ऑपरेशन एंड इनकम टैक्स पेड बाय द कंपनी, ये वही सिंपल चीजें हैं। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये जो लास्ट पर हमारे पास है ना, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आई थिंक net increase in cash and cash equivalents in the beginning of the year and cash equivalent at the end of the year। तो ये इन दोनों का आगे हमारे पास एडिशन आ गया। ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट में है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इसको पढ़ते हैं। फोर्थ प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी व्हिच रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बाय कंपनीज ओनली। ये सिर्फ कंपनी प्रिपेयर करती हैं।
और स्टेटमेंट reconciles the equity account balance at the start and the of the and end of the year. This is covered in more detail in chapter 13 और इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। ओके, लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का जिसका नाम है स्टेक होल्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस स्टेक होल्डर्स के टॉपिक को अच्छे से समझना है और इसको याद करना है, इसके एमसीक्यूज भी लाजमी करने हैं आप लोगों ने, ठीक हो गया। सो पढ़ते हैं स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर इज एनीवन हु कैन अफेक्ट द बिजनेस और इज अफेक्टेड बाय द बिजनेस। ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी चीज जो या तो बिजनेस को अफेक्ट करे, बैड इफेक्ट करे, गुड इफेक्ट करे, या फिर उससे खुद अफेक्ट हो, उससे बिजनेस से खुद अफेक्ट हो, उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़े या बैड इंपैक्ट पड़े, ठीक हो गया, बुरा इंपैक्ट पड़े। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड people or organization that live close to the business location and impacted by it in some way. स्टेक होल्डर्स में से शेयर होल्डर भी आ जाते हैं हमारे पास, एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं, कस्टमर्स भी आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं, और ऐसे लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो उस बिजनेस के पास रह रही हैं और उससे इंपैक्ट हो रही हैं किसी ना किसी तरीके से, आगे वो हम पढ़ते हैं। Since the financial statements are an important record of the performance of the business, many stakeholders are interested in them. जैसा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है किसके लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड है बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए, और इसीलिए स्टेक होल्डर्स इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। और डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप विल बी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर स्टेक होल्डर का, एम्प्लॉय का अपना क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद सप्लायर का अपना होगा, उसके बाद कस्टमर का अपना होगा, उसके बाद लैंडर का अपना होगा, बैंक का अपना होगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स का अपना क्राइटेरिया होगा। शेयर होल्डर्स क्या देखेगा, डिविडेंड देखेगा, बैंक क्या देखेगा, उनकी स्टेटमेंट को देखेगा, क्या बिजनेस प्रॉफिट में है, क्या बिजनेस सर्वाइव करेगा 4-5 साल, हमारे लोन को चुका सकेगा। एम्प्लॉइज देखते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। चलिए, स्टेक होल्डर्स दो टाइप्स के होते हैं, स्टेक होल्डर्स दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब पहले पढ़ेंगे हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इनमें आ जाती है बिजनेस ओनर। कौन आ जाते हैं, पहले तो बिजनेस ओनर्स, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ये आएंगे इसमें, ठीक हो गया। शेयर होल्डर्स वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। वो अपने डिविडेंड पर करते हैं, गौर करते हैं, उनको अपने डिविडेंड से, उनको अपना डिविडेंड चाहिए होता है किसी भी हालत में। उनको ये होता है कि हमारा डिविडेंड आता रहे, बिजनेस चलेगा तो उनका डिविडेंड आएगा। सो इसीलिए वो क्या लेते हैं, फाइनेंशियल रिटर्न को देते हैं, अपने डिविडेंड को देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर जो उनको वापस आ रहा है। इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन टू नो दैट देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। और उनको ये भी पता होता है कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है या नहीं है सेफ। दैट कंपनी इज नॉट इन द वर्ज ऑफ गोइंग इनटू लिक्विडेशन। क्या कंपनी अभी बंद तो नहीं हो जाएगी, क्या कंपनी कैश की यानी कि लिक्विडेशन में तो नहीं है, कैश इसके पास खत्म तो नहीं हो गया, या इसका पूरे का पूरा एसेट्स खत्म तो नहीं हो गए, इसके पास सिर्फ कैश रह गई इस साल के लिए, कोई एसेट्स नहीं बचे, कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं बची, कोई लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स नहीं बचे, तो वो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। सिर्फ इसी साल का उसके पास सरमाया रह गया है, ठीक हो गया। Information about the liquidity and the financial position can be found in the statement of financial position. ये liquidity कहाँ से मालूम होगी, financial position से, okay? All this information will help shareholder to decide whether to hold or sell their shares. और ये information शेयर होल्डर्स को हेल्प करती है कि क्या वो अपना शेयर इसमें रखें या उसको बेच दें। Owner may manage the business themselves or appoint manager to do it for them. ओनर खुद भी बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, बट वो एम्प्लॉय मैनेजर रखें तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह वो किसी और बिजनेस पर भी तवज्जो दे सकेंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर सकेंगे, अपना टाइम कहीं और दे सकेंगे, ठीक हो गया। ओनर मैनेज नीड डिटेल फाइनेंशियल डाटा टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू मेक बिजनेस डिसीजन। ओनर मैनेजर्स को, अगर ओनर चला रहा है बिजनेस को या फिर मैनेजर चला रहा है बिजनेस को, तो उनको फाइनेंशियल डेटा डिटेल में चाहिए
कि बिजनेस को रन इफेक्टिवली करें और एफिशिएंटली करें, सही मेहनत करके अच्छे रिजल्ट लाएं ताकि बिजनेस के डिसीजन अच्छे से लें और अच्छा रिजल्ट आए। मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन मैनेजमेंट अकाउंट व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू पब्लिक रादर देन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक में अनाउंस नहीं होती, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। ठीक हो गया। वो कौन सी स्टेटमेंट थी? नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर्स बताते हैं उसके साथ, स्टेटमेंट्स के साथ शेयर होल्डर्स को। ठीक हो गया। Employees of the company, employees such as accountants and sales people may be interested in the company's information as part of their work scope within the business। ठीक हो गया। एम्प्लॉइज को भी इंटरेस्ट होता है कि क्या बिजनेस चलेगा, क्या हमारी नौकरी सेफ भी है या नहीं सेफ, हमें निकाल तो नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया। इंटरेस्टेड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंडिंग टू असेस देयर जॉब स्टेबिलिटी। वो अपनी जॉब की स्टेबिलिटी के लिए परेशान होते हैं, इसीलिए उनको इंटरेस्ट होता है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, बाहर वाले स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया। अब ये बाहर वाले स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? पहला है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। कौन से? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स want information about the possible financial return if they decide to invest in the company। पोटेंशियल शेयर होल्डर जो पोटेंशियल रखते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने की ताकत रखते हैं, वो देखते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि क्या कंपनी अच्छी हालत में है, और अगर वो इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी उसको अच्छे से मैनेज करेगी और उसको उसका डिविडेंड देगी, उसको रिटर्न देगी, तो फिर वो इन्वेस्ट करे। ठीक हो गया। दूसरा भी आ जाता है कस्टमर। सम कस्टमर विल रिलाई ऑन कंपनी टू प्रोवाइड देम रेगुलर सप्लाईज। सब कस्टमर्स होते हैं कि उनको उससे कंपनी से सप्लाईज मिलती रहें। ठीक है, चीजें मिलती रहें। दे विल बी इंटरेस्टेड इन वेदर द कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ टू कंटिन्यू टू ट्रेड। क्या वो देखते हैं कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बिजनेस को चला सके। ठीक हो गया। दे विल आल्सो बी इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट दैट द कंपनी इज मेकिंग कंसिडरिंग देम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्राइस दे मे मस्ट पे द कंपनी। और वो इस पर भी होते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। ठीक हो गया। फिर आगे आ जाती है हमारे पास सप्लायर्स। सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंपनी। सप्लायर क्या करते हैं? कंपनीज को गुड्स देते हैं और सर्विसेज देते हैं। Their main concern with that company will be financially secure enough to pay their invoices and continue to purchase goods and services from them। क्या मतलब है इस बात का? कि वो देखते हैं कि क्या कंपनी इस तरह फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली सिक्योर है कि उसकी इनवॉइसेस को, उनके पेएबल्स को, उसके रिसीवेबल्स वो ले सकेगी अपने या नहीं ले सकेगी। कंपनी सप्लायर को पैसा देगी उसका या नहीं देगी। ठीक हो गया। Government and local authorities. Government will be interested to know if the company is complying with law and how it uses its resources। गवर्नमेंट ये देख रही है क्या वो लॉ को फॉलो कर रही है और क्या वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रही है। दिस विल हेल्प गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। टैक्सेशन अथॉरिटीज रिपोर्ट द गवर्नमेंट। दे विल बी इंटरेस्टेड इन द कंपनीज प्रॉफिट टू कैलकुलेट द टैक्स टू पे। टैक्सेशन कंपनीज जो होती हैं, टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं, फिर गवर्नमेंट आके देखती है, फिर इसलिए टैक्सेशन अथॉरिटीज को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट के कहने पर। ठीक हो गया। एक्सटर्नल लैंडर्स, लोन फाइनेंस प्रोवाइडर लैंड द कंपनी मनी फॉर रिपेमेंट इन द फ्यूचर। अगर लैंडर्स देखते हैं कि कंपनी अच्छी हालत में है कि वो उनको अगर पैसा दे तो उनको रिटर्न देगी, पैसा वापस देगी, रिपेमेंट करेगी या नहीं करेगी। Naturally, they want to be sure that company will pay the principal and the interest on the loan every year। Loan financier providers will be interested in how much money and resources the company has and whether it look like the company may find it difficult to repay what it owes। फिर ऑडिटर्स का आ जाता है। ऑडिटर भी स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। In most jurisdictions, companies above a certain size are required to have an audit each year। बहुत सारी कंपनीज को हर साल ऑडिट किया जाता है। ऑडिट एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। वो ये देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या वो ट्रू है, क्या वो फेयर है, बिल्कुल अच्छी से लिखी गई है, सही लिखी गई है, या इसमें कोई चालाकी की गई है, कोई फ्रॉड किया गया है। ठीक हो गया। ऑडिटर्स ये पता लगाते हैं। और ऑडिटर्स आल्सो रिव्यू वेदर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्री विद द डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स that the company keeps। वो देखता है कि क्या बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स, अकाउंट, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दे विल आल्सो वर्क टू चेक द हाउ रिलायबल द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर। वो देखता है कि रिकॉर्ड्स कितने रिलायबल हैं। फिर पब्लिक आ जाता है। पब्लिक विल बी इंटरेस्टेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी सच एज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स। पब्लिक इस तरह इंटरेस्ट करती है कि अब इसमें कि कंपनी जॉब देगी या नहीं देगी और ये इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करेगी। सम कंपनीज, कुछ दूसरी कंपनीज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स डिलीवर एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। द पब्लिक विल आल्सो बी इंटरेस्टेड in anything the financial statements say about the company impact on the natural environment. So ये था हमारे पास चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट। और आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो प्लीज अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो क्वेश्चंस कीजिए कमेंट्स में, ताकि मैं आप लोगों को इनका आंसर दे सकूं। जो जो आपको चीजें मुश्किल लगे आप कमेंट्स में पूछिए, लाजमी पूछिए। और बहुत थोड़े दिनों में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी सेंड करूंगा, जिससे आप डेली क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।